अब तक की सबसे बड़ी सैटेलाइट है जो कि ज़मीन से 400 किलोमीटर ऊपर घूम रही है और उसका वज़न 450 टन है। उसे बनाने में 150 मिलियन डॉलर लगे थे। और अगर उसके साइज़ के बारे में बात करें तो ये फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा है। मगर नासा उसको 1 अरब डॉलर लगाकर जनवरी 2030 में तबाह करने जा रहा है। उसको 15 साल के लिए डिज़ाइन किया गया था, मगर उसे चलते हुए 20 साल हो गए हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। आखिर इस स्पेस स्टेशन ने ऐसा क्या कर दिया है जो इतने पैसे से बना इतने सालों की मेहनत को क्यों नासा ख़त्म करना चाहता है। और दूसरा सवाल यहाँ पे ये उठता है कि चलो अगर नासा ने इरादा बना लिया है कि इसको ख़त्म करके ही दम लेगा, तो सवाल ये है कि इसकी कमी को पूरा कौन करेगा, क्योंकि वो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना यूज़फुल है, तो उसको रिप्लेस करने वाला भी तो कोई होगा। तो इनसे भी ज़रूरी और अहम सवालों के जवाब जानते हैं आज की इस वीडियो में। ISS यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन खलाई लेबॉर्ट्री है, जिसमें इन फील्ड पर जैसे कि एस्ट्रोबायोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, मेट्रोलॉजी और फिज़िक्स जैसी फील्ड पर रिसर्च की जाती है। ज़मीन से जो इंसान ऊपर जाते हैं वो वहीं पे जाके ठहरते हैं, क्योंकि वो एक स्पेस स्टेशन है और अब तक 19 ममालिक के खलाबाज इस स्पेस स्टेशन पर जा चुके हैं। इस फुटबॉल के ग्राउंड जितने बड़े स्टेशन को एक साथ ऊपर लॉन्च करना तो नामुमकिन था, तो इसलिए इसको 42 अलग अलग लॉन्चेस में वहां पर जाकर सेटअप किया गया। पहला मॉड्यूल 20 नवंबर 1998 को लॉन्च किया गया था। दूसरा यूनिटी मॉड्यूल यहां से 4 दिसंबर 1998 को लॉन्च किया गया। इसके बाद ज़वेडा 12 जुलाई 2000 को, डेस्टिनी फरवरी 2001 में। इंजन और सोलर पैनल्स भी इसके बहुत अहम हिस्से थे, तो उनको भी 2000 से 2009 के दरमियान ज़मीन से लॉन्च किया गया। और पिछले साल 21 जुलाई को नौका नाम का मॉड्यूल भी लॉन्च किया गया। तो जैसे जैसे ज़मीन से इसके मॉड्यूल लॉन्च किए गए, वहाँ पर ISS अपनी आज की ओरिजिनल शक्ल में आता गया। तो ये तो होगी उसके बनने की बात। अब अपने अहम सवाल पे आते हैं कि क्यों नासा इसके पीछे हाथ धोकर पड़ा है, क्यों इसको ख़त्म करना चाहता है। तो एक्चुअली नासा ने ISS को 15 साल के लिए डिज़ाइन किया था और आज इसको 25 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। तो इसलिए इसके रशिया वाले पार्ट में हवा की लीकेज की प्रॉब्लम आ रही है। रशिया वाला पार्ट मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वैसे तो ISS एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, लेकिन इसके बड़े हिस्सादार रशिया और अमेरिका हैं। वैसे तो 5 मुल्कों का इसमें हिस्सा है और आज भी उनके मॉड्यूल इसमें लगे हुए हैं। इस प्रोजेक्ट में शामिल मुल्कों के नाम हैं अमेरिका, यूरोपियन स्पेस एजेंसी, कैनेडियन स्पेस एजेंसी, जापानीज़ स्पेस एजेंसी और रशियन स्पेस एजेंसी। फिर भी इसको मेन 2 पार्ट्स में तकसीम किया गया है। तो यहाँ पे जो रशिया वाला हिस्सा है, इसमें खासकर लीकेज की प्रॉब्लम्स आ रही है। फ़िलहाल के लिए इन सारी लीकेजेस को ब्लॉक कर दिया गया है और उनको ठीक कर दिया गया है, और कहा जा रहा है कि इससे 2030 तक काम लिया जाएगा। इसके बाद इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो चलो ये तो क्लियर हुआ कि इसकी लीकेज की प्रॉब्लम है। अब इससे ज़्यादा और काम नहीं लिया जा सकता, इसलिए इसको ख़त्म किया जाएगा। तो एक सवाल यहाँ पे ये जहन में आता है कि क्यों ISS ज़मीन की ऑर्बिट में घूमते हुए नहीं रह सकता। अगर वो यूज़ करने के काबिल अब नहीं रहा तो इसे छोड़ दो। इतनी मेहनत और पैसे से बनाया गया स्पेस स्टेशन, इसको ऐसे ही तो तबाह करना नहीं चाहिए। तो इसका जवाब ये है दोस्तों, हमारी तरह ISS की भी उम्र बढ़ती जा रही है और अब इसमें डॉकिंग और इन डॉकिंग से इसके जो पार्ट्स हैं वो लूज़ हो गए हैं। एक्चुअली जो डॉकिंग और इन डॉकिंग है वो एक प्रोसेस है। जब हम ज़मीन से किसी मॉड्यूल को लॉन्च करते हैं तो वहाँ पे जाके जब इसको जोड़ते हैं तो उसको कहते हैं डॉकिंग, और इसी तरह जब किसी मॉड्यूल को वहाँ से अलग करते हैं इसको कहते हैं इन डॉकिंग। अगर आपने ग्रेविटी मूवी देखी होगी तो आपको याद आ रहा होगा कि लड़की कैसे एक मॉड्यूल को वहाँ से अनलॉक करती है। तो इन लूज पार्ट्स की वजह से ISS में कभी भी एक्सीडेंट हो सकते हैं, और यहाँ स्पेस में तो छोटा सा टुकड़ा भी बहुत बड़ी तबाही की वजह बन सकता है। आप इमेजिन करके देखिए, अगर इसके पार्ट्स लूज हो जाते हैं और ISS टूटकर बिखर जाता है तो वो बाकी सैटेलाइट से जाकर टकरा सकता है, और फिर बाकी के सैटेलाइट का जो मलबा है और ISS का मलबा, इतना भारी भरकम सामान अगर ज़मीन पर आकर गिरेगा
तो एक तबाही टूट पड़ेगी और इसकी लपेट में बहुत सारे इंसान भी आ सकते हैं। तो इसी मुश्किल से बचने के लिए अब नासा इसको डिस्ट्रॉय करना चाहता है। अब ये तो क्लियर हुआ कि इसको डिस्ट्रॉय करना भी लाजिम है, लेकिन अब यहाँ पे ये सवाल उठता है कि इसको डिस्ट्रॉय कैसे किया जाएगा। अब इसको स्पेस में तो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते क्योंकि इसका मलबा बहुत ज़्यादा तबाही ला सकता है। तो किसी भी सैटेलाइट को डिस्ट्रॉय करने के लिए बुनियादी 2 तरीके इस्तेमाल होते हैं। पहले में आता है कि अगर कोई सैटेलाइट हल्का है और वो ज़मीन के निचले ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो इसकी स्पीड कम कर दी जाती है। और जब वो ज़मीन की तरफ गिरने लगता है तो वो ज़मीन पर हिट करने से पहले ही ज़मीन की जो फ़िज़ा होती है वो उसको जला देती है और टुकड़ों में बखेर देती है और वो ज़मीन पर आकर नहीं टकराता। दूसरा तरीका भारी सैटेलाइट्स के लिए अपनाया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक एक्स्ट्रा स्पेसक्राफ्ट को जोड़ा जाता है किसी सैटेलाइट के साथ और इसको पहले डी ऑर्बिट यानी उसके असल रास्ते से हटा दिया जाता है और उसको फिर ज़मीन की ऑर्बिट से नीचे लाकर समंदर के साउथ पैसिफिक जोन में स्पेस सेमेट्री यानी खलाई कब्रिस्तान के लिए मखसूस जगह में गिरा दिया जाता है। ये वाला तरीका ही नासा ISS को डिस्ट्रॉय करने में यूज़ करने वाली है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो ज़मीन से 400 किलोमीटर की दूरी पर चक्कर लगा रहा है और अब तक इसमें 244 लोग विज़िट कर चुके हैं और यहाँ पर 8 प्राइवेट सिविलियंस भी अपने खर्चे पर विज़िट कर चुके हैं और एक शख्स का खर्चा $50 मिलियन था। और यहाँ पे सवाल उठता है कि इस स्पेस स्टेशन को डिस्ट्रॉय करने के बाद कौन सा स्पेस स्टेशन इसका मुतबादिल होगा। नासा मुस्तकबिल में खुद तो कोई नया स्पेस स्टेशन नहीं बना रहा। नासा चाहता है कि इसमें जो प्राइवेट एजेंसीज हैं वो आगे आएं और वो इसमें हिस्सा लें, जैसे कि ब्लू हॉरिजॉन, SpaceX और एक्सियम स्पेस। एक्सियम स्पेस अब खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाली है। एक्सियम स्पेस के बहुत सारे मॉड्यूल अभी भी ISS में हैं, तो ISS को ख़त्म करने के इस पेचीदा सिस्टम को देखकर ऐसे मॉड्यूल तैयार कर रही है जो कि बहुत ज़्यादा मॉड्यूलर हैं, यानी कि इसके मॉड्यूल्स को बहुत आसानी से इसमें इंस्टॉल किया जाएगा और बहुत आसानी से अलग किया जा सकेगा। हर मॉड्यूल अपने आप को पूरी तरह कंट्रोल कर सकेगा और यहाँ पर हर एक मॉड्यूल में गाइडेंस होंगी और इनमें नेविगेशन का सिस्टम होगा और इनकी नकलो हरकत आसान होगी और ज़रूरत पड़ने पर उन्हें वापस ज़मीन पर भी बुलाया जा सकेगा। तो वहीं नासा अब इस एक्सियम स्पेस के स्पेस स्टेशन को यूज़ करने वाली है और नासा कैनेडियन स्पेस एजेंसी और यूरोपियन स्पेस एजेंसी के साथ मिलकर चांद की ऑर्बिट में एक नया स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाली है और ऐसे ही रशियन स्पेस एजेंसी और चाइनीज़ स्पेस एजेंसी भी करने वाली हैं। वो भी चांद की ऑर्बिट में एक स्पेस स्टेशन लॉन्च करने वाले हैं और यहाँ तक कि वो तो एक बेस भी तैयार करने वाले हैं, जैसे कि मिलिट्री बेस होते हैं, ऐसे ही वो एक एस्ट्रोनॉट बेस वहाँ पर लॉन्च करने वाले हैं। तो ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो मेरा साथ दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक शेयर करके, ताकि मैं फ्यूचर में ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए बनाता रहूँ।